तो ये बोला जाता है कि आप ना मिक्सचर ऑफ ऑयल्स यूज़ कर लीजिए। अब तो जैसे आपके घर में पूरे दिन में मान लीजिए 50 ml ऑयल यूज़ हुआ या 100 ml यूज़ हुआ, तो 100 ml में ऐसे कर लीजिए 60-70% अपना ऑलिव कैनोला कर लीजिए जिसमें मुफ़ा चला गया, कुछ वो कर लीजिए, बाकी देसी घी वगैरह जो आपको खाना है वो ऊपर से डाल लीजिए। सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट वो ये है कि देसी घी को हमें जलाना नहीं है, किसी भी ऑयल को जलाना नहीं है। जो हम पराठे खाते हैं, जो उसमें धुआँ उड़ता है तो वो जल जाता है, वो ट्रांस फैट्स बनते हैं। एनी ऑयल जो बर्न करेगा वो ट्रांस फैट बन जाएगा, वो खराब है। जो मेन कंपोनेंट आप जिसकी बात कर रहे थे कि गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाना है या बैड कोलेस्ट्रॉल कम करना है, वो बादाम, अखरोट और बाकी की जो सीड्स हो, ये मिक्सचर्स हो गए ना, उनसे होता है। जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई है, काजू को कम खाना है, खाना ही नहीं है, और उससे बहुत हाई लेवल्स ट्राइग्लिसराइड्स के कोलेस्ट्रॉल के बन सकते हैं। हाई कैलोरी डाइट है काजू। और रिस्क फैक्टर तो जेनेटिक्स है एक, तो कि अगर आपको पीछे से जो मिला है, आपके जीन्स, आपके दादा परदादा, आप जीन्स को तो चेंज कर नहीं सकते। तो फिर दूसरा रिस्क फैक्टर ओबेसिटी, मैंने बताया, डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ में ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। तो ये एक साइकिल है, शुगर बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो आपको हार्ट डिजीज़ हो जाएगी, फिर डायबिटीज़ से हार्ट डिजीज़ हो जाएगी। तो ये सारी साइकिल है ये। तो अगर आप चल रहे हैं, टाँगों में दर्द हो रहा है मान लीजिए, और बैठ जाते हैं तो ठीक हो जाता है, इसका मतलब कोलेस्ट्रॉल आपकी टाँगों की नसों में जमना शुरू हो गया। या फिर चलते हुए छाती में दर्द हो रहा है या सांस फूल रहा है, भारीपन आ रहा है, इसका मतलब कि हार्ट में हो सकता है जमना शुरू हो गया। या डिजीनेस हो रही है, मान लीजिए आपको चक्कर आ रहे हैं और आपको बैठे जैसे चलना शुरू हुआ, चक्कर आ गए, या स्ट्रोक किसी को होता है जैसे, तो कुछ चीज़ें हैं ये जो बता सकती है हमें कि भाई हाँ, कोलेस्ट्रॉल कहीं जम रहा है। ये बहुत बड़ा मिथ है कि हम 15 दिन में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स ठीक कर देंगे। तो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स ऐसा नहीं है कि जैसे फीवर हो गया कि आपको 104 बुखार हो गया, आपने कोई भी टैबलेट खाई, उसको फीवर नीचे कर लिया। कोलेस्ट्रॉल एक बहुत लंबे की बैड लाइफस्टाइल, बहुत लंबे समय से आपकी जो जीवन शैली खराब रही वो, साथ में आपकी जेनेटिक्स, वेट गेन, इन सब का मिलाकर ये चीज़ जो हाई कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में बन जाते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल में। या फिर आपको कोई तकलीफ़ हो रही है, जैसे हमारे पास कोई हार्ट अटैक से पेशेंट आ गया, या किसी को चलने में चेस्ट पेन हो रहा है, या टाँगों में दर्द हो रहा है, या फिर आप बहुत ज़्यादा थक रहे हैं, या ब्लड प्रेशर बढ़ गया आपका, या आपने अल्ट्रासाउंड कराया तो आपको पता चला आपका फैटी लिवर है, या डायबिटीज़ है। जिन लोगों को शुगर होता है उनका भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। या फिर मान लीजिए किसी के फादर को, मदर को, ग्रैंडफादर्स को, ग्रैंड पेरेंट्स, किसी को भी हाई कोलेस्ट्रॉल था, तो जेनेटिक्स आया है। तो अगर आया है ऐसे, तो इस कारणों से पता चलता है हमें कि किसी का हाई कोलेस्ट्रॉल है। स्किन के ऊपर कुछ धब्बे जैसे बन जाते हैं, आईज़ के आसपास, खासकर आईलिड्स के आसपास आपने देखा होगा छोटे वाइट डिपॉजिट्स होते हैं, तो वो ज़ैंथेलेस्मास बोलते हैं उनको। तो कई लोगों में ज़ैंथेलेस्मास होता है, तो इसका मतलब है कि बहुत टाइम से उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हाई थे। या फिर आपके आर्म्स में या मसल्स में, पॉइंट्स में जहाँ बोन पे अटैचमेंट होता है, वहाँ ट्यूबर्स बन जाते हैं, गांठें बन जाती हैं। तो एक वो भी रीज़न हो सकता है। सबसे पहले तो अपना वज़न देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो वेट है इसमें, कि आप अपना डाइट पैटर्न चेंज कर दीजिए। जैसे आप ज़्यादा मीठा खा रहे हैं, या बहुत तली हुई चीज़ें खा रहे हैं, ऑयली फूड ज़्यादा खाते हैं, या रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाते हैं, बेकरी आइटम ज़्यादा खाते हैं, या दूध का आइटम्स बहुत खा रहे हैं, मलाई वगैरह होती है, हाई जो फैट आइटम्स होते हैं वो अगर आप ज़्यादा खा रहे हैं, हाई शुगर ज़्यादा खा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं कि आप जितनी जल्दी कोलेस्ट्रॉल को हटा दोगे ब्लड से, चांसेस ये हैं कि वो जमेगा। आपको पता है हमारे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल तो होता ही है, लेकिन एक गुड कोलेस्ट्रॉल भी होता है जो बेहद ज़रूरी है। लेकिन हम ऐसी क्या चीज़ें करें जिससे हमारे शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़े, उसी के लिए आज का ये स्वास्थ्य चर्चा सेशन हमने रिकॉर्ड किया है। इस सेशन में हमारे साथ एक बहुत ही सीनियर एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, जिनसे हमने कोलेस्ट्रॉल के हर एक एस्पेक्ट पर बहुत ही ब्रीफली बात की है कि आखिर शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ जाता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के लिए क्या करें, डाइट में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है, और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो बैड कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ाती है। हमारे साथ इस सेशन में मौजूद है डॉक्टर संजीव गेरा, जो कि सीनियर डायरेक्टर और एचओडी है फोर्टिस हॉस्पिटल में, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर, इस सेशन के जरिए हम कोलेस्ट्रॉल के बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे कि एचडीएल, एलडीएल क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स कितने ज़रूरी है, हाई कोलेस्ट्रॉल के क्या सिम्टम्स है जिसे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, और इसको कंट्रोल में रखने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। विल स्टार्ट कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, हर चीज़ सोशल मीडिया पर हमें बहुत ही आसानी से मिल जाती है। कोलेस्ट्रॉल की जब भी बात आती है तो बहुत सारे लोग ऐसे वीडियोस बनाते हैं और दावा करते हैं कि हम आपका कोलेस्ट्रॉल 15 दिन में ख़त्म कर देंगे, आपको बस ये चीज़ें करनी है। जब इस तरह के पेशेंट्स आपके पास आते हैं तो आप उनके साथ कैसे डील करते हैं? नहीं, सबसे पहले तो ये बहुत बड़ा मिथ है कि हम 15 दिन में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स ठीक कर देंगे।
तो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स ऐसा नहीं है कि जैसे फीवर हो गया कि आपको 104 बुखार हो गया, आपने कोई भी टैबलेट खाई उसको फीवर नीचे कर लिया। कोलेस्ट्रॉल एक बहुत लंबे की बैड लाइफस्टाइल, बहुत लंबे समय से आपकी जो जीवन शैली खराब रही वो, साथ में आपकी जेनेटिक्स, वेट गेन, इन सब का मिलाकर ये चीज़ जो हाई कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में बन जाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल बन जाता है। तो इसको आप 15 दिन में कैसे ठीक कर सकते हैं? एग्जैक्टली। इवन इफ अगर आप मान लीजिए कोई हैवी डोजेस की मेडिसिन दे के, जो हम कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिसिन स्टैटिन्स बोलते हैं जिनको, अगर हम वो दे के उसको कम कर भी दें 15 दिन में या 20 दिन में, वो वापस फिर से आ जाएगा। तो हमने उसके रूट कॉज तो ढूंढा नहीं कि क्या रीज़न है। तो ये बिल्कुल ही गलत धारणा है, बहुत ही गलत एक मिथ है लोगों में, जो और इसको प्रचार भी किया जाता है कि भाई हम 15 दिन में 20 दिन में दवाई से ठीक हो जाएगा, फिर आप रोक दीजिए दवाई को, बट वो रिबाउंड करेगा 1 महीने में, 3 महीने में फिर से हाई कोलेस्ट्रॉल आ जाएगा। तो हमें कारण ढूंढना जरूरी है और उसको प्रॉपर तरीके से अटैक करना जरूरी है कि कैसे ठीक करना है उसको। एंड इट्स ए लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट, ऐसे नहीं है कि आपने 1 महीने खाया, 2 महीने खाया फिर छोड़ दिया उसको। तो आपने जैसे कहा कि कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे आपके शरीर में बढ़ा है, तो उसको सही होने में भी टाइम लगेगा। कितना टाइम ड्यूरेशन होता है जब पता चलने लगता है कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया? नहीं, ऐसा कोलेस्ट्रॉल हाई होने से कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं होते हैं। ओके। ये यूजुअली हमें पता चलता है जब कोई मरीज अपना ब्लड टेस्ट कराता है, जैसे प्रिवेंटिव चेकअप्स बोलते हैं जिनको, जो आजकल हम रेकमेंड कर रहे हैं क्योंकि हार्ट अटैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए। या फिर आपको कोई तकलीफ हो रही है, जैसे हमारे पास कोई हार्ट अटैक से पेशेंट आ गया, या किसी को चलने में चेस्ट पेन हो रहा है, या टांगों में दर्द हो रहा है, या फिर आप बहुत ज़्यादा थक रहे हैं, या ब्लड प्रेशर बढ़ गया आपका, या आपने अल्ट्रासाउंड कराया तो आपको पता चला आपको फैटी लिवर है। अच्छा। या डायबिटीज़ है, जिन लोगों को शुगर होता है उनका भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। या फिर मान लीजिए किसी के फादर को, मदर को, ग्रैंड फादर्स को, ग्रैंड पेरेंट्स, किसी को भी हाई कोलेस्ट्रॉल था, तो जेनेटिक्स आया। अच्छा। तो अगर आया ऐसे तो इस कारणों से पता चलता है हमें कि किसी का हाई कोलेस्ट्रॉल है, बट कोलेस्ट्रॉल के स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं होते हैं। कुछ मार्कर्स होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल के हमें बता देते हैं, जैसे स्किन के बहुत इंपॉर्टेंट मार्कर्स होते हैं। तो स्किन के ऊपर कुछ धब्बे जैसे बन जाते हैं, आईज के आसपास, खासकर आईलिड्स के आसपास आपने देखा होगा छोटे वाइट डिपॉजिट्स होते हैं, तो वो ज़ैंथेलेस्मास बोलते हैं उनको। तो कई लोगों में ज़ैंथेलेस्मास होता है, तो इसका मतलब है कि बहुत टाइम से उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हाई थे। अच्छा। या फिर आपके आर्म्स में या मसल्स में, पॉइंट्स में जहाँ बोन पे अटैचमेंट होता है, वहाँ ट्यूबर्स बन जाते हैं, गांठें बन जाती हैं। तो एक वो भी रीज़न हो सकता है। लाइपोमास होते हैं, बॉडी में फैट डिपॉजिट्स होते हैं। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो पॉइंटर्स होते हैं, बट यूजुअली हमें जो कोलेस्ट्रॉल हाई मिलता है वो साइलेंटली मिलता है। तो अगर आप एकदम से अपना कोलेस्ट्रॉल टेस्ट कराएंगे, जैसे किसी को बीपी था, हमने उसको एडवाइस किया आप लिपिड्स कराइए, तो एकदम से हम जब देखते हैं रिपोर्ट में तो हाई कोलेस्ट्रॉल है, और कई बार तो हमें 300, 400, 500 तक के हाई कोलेस्ट्रॉल मिले, और जिसमें मरीज को कोई सिम्टम्स नहीं है। बट साइलेंटली वो कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारी डिफरेंट वेसल्स में जमता जाता है, धमनियों में जमता जाता है, जैसे ब्रेन की धमनियों में जम जाता है, हार्ट की धमनियों में जम जाएगा, या हमारी जो बाकी की वेसल्स हैं उसमें जम जाएगा, आर्टरीज जो खून का दौरा है जहाँ पे जा रहा है उसमें जम जाएगा, टांगों में जम जाएगा, उसके हिसाब से फिर सिम्टम्स आते हैं। अच्छा, तो डॉक्टर आपने जैसे 2-3 चीज़ें बताई हमें। आपने एक तो कहा कि फैटी लिवर के कारण भी हो सकता है, डायबिटीज़ की वजह से भी हो सकता है, ये कैसे इंटरकनेक्टेड है कोलेस्ट्रॉल से? डायबिटीज़ में अगर हाई शुगर्स रहती हैं तो उससे ट्राइग्लिसराइड्स लेवल्स बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली शुगर बनता कोलेस्ट्रॉल ही है। और साथ में अगर आपका वजन ज़्यादा है या आपका फैट इंटेक ज़्यादा है तो एसिमिलेशन, मेटाबॉलिज्म कम होता है। आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आप बैठे हुए आराम से, वेट गेन होता जा रहा है, तो आप एसिमिलेट तो हो नहीं, उसको आपने मेटाबोलाइज तो किया नहीं और आप खाए जा रहे हैं। दूसरा, जब फैटी लिवर हो गया तो फिर जो होता क्या, हमारी बॉडी में जब कोलेस्ट्रॉल ब्लड में घूम रहा है, सबकी ब्लड में कोलेस्ट्रॉल घूम रहा है। कोलेस्ट्रॉल एक बहुत एसेंशियल कंपोनेंट है जो हमें हार्मोन्स के लिए चाहिए, प्रॉपर स्लीप के लिए चाहिए, टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, जितने भी ये सब कोलेस्ट्रॉल से बना हुआ है। तो कोलेस्ट्रॉल तो एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, बट हाँ, हायर लेवल्स जो है वो नुकसान करते हैं। तो जब हाई लेवल्स होते हैं जैसी, तो इतना मैकेनिज्म बॉडी का इतना बढ़िया हमारा कि लिवर में स्कैवेंजर्स होते हैं। तो आपने एक सुना होगा गुड कोलेस्ट्रॉल, HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो होता है। कोलेस्ट्रॉल के 4-5 टाइप होते हैं। तो HDL जो होता है उसका काम होता है गंदे कोलेस्ट्रॉल को निकाल के लिवर में मेटाबोलाइज कर देना। लेकिन जेनेटिक्स हमारी इंडियंस में ऐसी है कि हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल कम है और जो बैड कोलेस्ट्रॉल है ज़्यादा है, तो रेशो खराब है हमारा। तो हमें करना ही है कि हमें बैड कोलेस्ट्रॉल कम रखना है। तो अगर लिवर डिजीज होगी, फैटी लिवर होगा या साथ में डायबिटीज होगी, तो उसमें क्या होता है कि गुड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। अच्छा। और LDL बढ़ जाता है, क्योंकि स्कैवेंजिंग नहीं हो पा रही है, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ वो उसको खा नहीं पा रहा, उसको ले जा नहीं पा रहा, जो HDL है मॉलिक्यूल। तो ये एक मॉलिकुलर पाथवेज हैं जो बहुत ही ऊपर वाले ने क्रिएट किया हमारी बॉडी में। बट ये कुछ फैक्टर्स हैं, जो डायबिटीज, ओबेसिटी, जो बाहर का इंटेक, तो कुछ जीन्स बहुत डेफिशिएंट होती हैं जिसको हम बोलते हैं फैमिलियल हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया। तो आप पीछे से जेनेटिक किसी की हैं जिसका कोलेस्ट्रॉल हाई है,
कुछ जीन्स होती हैं जो एसिमिलेट करती हैं कि आपने एकदम से खत्म कर दिया कोलेस्ट्रॉल, वो जीन्स डेफिशिएंट होती है। तो उसमें आप उसको आप कितना एक्सरसाइज कर लीजिए, कितना डाइट कंट्रोल कर लीजिए, बट जीन्स ही नहीं है उसमें, तो इसलिए आपको मेडिसिन खानी पड़ेगी। लाइफस्टाइल तो इम्पोर्टेंट पार्ट है ही है। बिल्कुल एग्जैक्टली आपने इतने सारे एस्पेक्ट्स पर बात की, तो उसी को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके समझेंगे। अगर जो लोग ओवरवेट हैं, ओबीज हैं, तो उनमें ज़्यादा रिस्क है कोलेस्ट्रॉल होने का? या डेफिनेटली, अगर आपका वजन बढ़ेगा तो आप किसी को खा के ही आपका वजन बढ़ा, चाहे आपने शुगर्स खाई हैं या आपने फैट्स खाए हैं ज़्यादा, या हाई कार्ब डाइट खाई है आपने, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने एक्सरसाइज नहीं करी तभी वेट गेन किया आपने, या फिर आपकी फैमिलियल ओबेसिटीज़ हैं जो पीछे फैमिलीज में चल रही है पूरी, तो उसमें अल्टीमेटली जो लिपिड्स हैं आपके वो बढ़ते ही हैं उसमें, तो गुड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। तो जो यूजुअली ओबीस लोग होते हैं उसमें गुड कोलेस्ट्रॉल कम होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है। अच्छा, ये सब वही है, लिवर मेटाबॉलिज्म का है। हमारा मेटाबॉलिज्म कम होगा तो बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, एचडीएल कम हो जाएगा। तो जो लोग पतले, तो जो लोग पतले होते हैं तो फिर वो भी जरूरी नहीं है, वो भी जरूरी नहीं था। अगर कोई पतला है इसका मतलब नहीं उसका कोलेस्ट्रॉल ठीक होगा। मैंने अभी एक टर्म लिया था फैमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया, तो अगर जेनेटिकल है तो आपका वेट से कोई रिलेशन नहीं है। तो खाली हमारे यहाँ जैसे मान लीजिए 100 हार्ट अटैक के मरीज हमारी इमरजेंसी में आए 1 महीने के अंदर, तो उसमें से जो 30 से 40% लोग होते हैं उनको साइलेंट कोलेस्ट्रॉल हाई होता है। तो उनसे पूछा जाता है कि कभी आपने, हम कारण जब ढूंढते हैं कि क्यों हार्ट अटैक हुआ या स्ट्रोक हुआ आपको, ब्रेन स्ट्रोक, तो हम पूछते हैं तो उनसे वो बताते हैं हाँ मेरा 4 साल पहले कोलेस्ट्रॉल इतना था, बट किसी ने बोला कि नहीं ये हाई नहीं है। तो ये कुछ मेस हैं। तो साइलेंटली कोलेस्ट्रॉल बॉडी में होता है, वो चल रहा होता है। तो अगर हमें पता करना है कि भाई हमारा रिस्क कितना है ब्रेन अटैक का या स्ट्रोक का या हार्ट अटैक का या टांगों की बीमारी का, तो प्रॉपर टेस्ट हर महीने, हर 6 महीने, 1 साल में होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल का फिर लेवल कितना होता है जिसमें हम उसको हाई या लो कंसिडर करते हैं? एक बेसिकली जो हम लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करते हैं, जो फास्टिंग स्टेट में होता है, 12 घंटे की फास्टिंग स्टेट में। अच्छा, लिपिड प्रोफाइल के 4-5 कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है। तो एक तो आपने सुना होगा टोटल कोलेस्ट्रॉल। ओके। टोटल कोलेस्ट्रॉल की यूजुअली जो वैल्यूज हम बोलते हैं लेस देन 200 होनी चाहिए, 200 से कम। मतलब एक आम आदमी के लिए 200 से नीचे होनी चाहिए, बट डायबिटिक्स के लिए स्ट्रिक्ट टारगेट्स हैं। अच्छा, ओबीस अगर आप हैं तो उसके लिए स्ट्रिक्ट टारगेट्स हैं। अगर उनके आपको लिए बीपी है, हाँ। अगर आपको हार्ट की डिजीज है, या आपको पहले आपकी सर्जरी हुई है, बाईपास सर्जरी हुई है, या आपको स्टेंट्स डले हुए हैं, या आपको स्ट्रोक हुआ है, तो उसके लिए जो टोटल कोलेस्ट्रॉल वैल्यू है दैट शुड बी लेस देन 160। और जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जिसकी हम बात कर रहे थे, बैड कोलेस्ट्रॉल वैसे हम बोलते हैं कि 130 से नीचे होना चाहिए आम आदमी में, बट जिनको डायबिटीज है या रिस्क फैक्टर्स हैं, जिनको हार्ट अटैक हो चुका है, तो आजकल बोल रहे हैं कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल तो 55 से नीचे होना चाहिए। सीधे 55 से नीचे? बहुत बिल्कुल नीचे आ गए हम लोग। कई केसेस में जिसमें हम रिकरेंट पेशेंट को हॉस्पिटल आना पड़ रहा है ब्लॉकेजेस की वजह से, उसको तो कई बार हम एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को 30 से नीचे कर रहे हैं। अच्छा, स्पेशली क्योंकि हम गुड कोलेस्ट्रॉल को ज्यादा बढ़ा नहीं सकते हैं। ऐसा कोई ज्यादा दवाइयां नहीं होती जिससे हम, या डाइट नहीं होती जिससे हम गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा ले, तो इसका पर्पस है कि हम एलडीएल को कम कर ले। तो सबके टारगेट्स अलग है। अब एसडीएल कोलेस्ट्रॉल है, एसडीएल कोलेस्ट्रॉल शुड बी मोर देन 40, 40 से ज्यादा होना चाहिए। विमेन में 50 से ज्यादा होना चाहिए। तो ये सारे सब कैटेगरीज अलग हैं। तो हम एक जनरल रिपोर्ट जो हम लिपिड प्रोफाइल की देखते हैं किसी भी जैसे लैब से आती है, तो उसमें अगर मान लीजिए आपका कोलेस्ट्रॉल 190 है, तो उस वाली रिपोर्ट में जो उसने रेंज लिखी है वो लिखी है 180 to 220। उसने आपको क्लियर कर दिया कि यू आर इन नॉर्मल रेंज। बट फॉर अस, अगर हम कार्डियोलॉजिस्ट की तरह बात करें और आपको मोटापा है, आपको शुगर है, या आपकी फैमिली हिस्ट्री थी हार्ट डिजीज की, तो वो आपकी नॉर्मल रेंज नहीं है। आपके लिए 160 से नीचे चाहिए। तो उसमें एक नीचे नोट भी लिखा होता है कि भाई ये अपना एक फिजिशियन से या कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए वेदर इट इज नॉर्मल फॉर यू और नॉट। इट इज नॉर्मल फॉर जनरल पॉपुलेशन, बट फॉर यू आपको जाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। तो जिन लोगों को डायबिटीज है, हार्ट अटैक हो चुका है या किसी प्रोसीजर से गुजर चुके हैं, उनके लिए जो पैमाना है वो 160 से नीचे थोड़ा स्ट्रिक्टर पर, हाँ थोड़ा स्ट्रिक्टर। टोटल कोलेस्ट्रॉल एलडीएल का तो 70 से नीचे होना चाहिए, 55 से नीचे। और नॉर्मल लोगों के लिए 200 और 160। जो नॉर्मल लोगों के लिए टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 और 160 जिन लोगों को प्रॉब्लम्स है, जिनको डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर है या जिनका मोटापा है, रिस्क फैक्टर्स हैं, उनको 160 से नीचे टोटल कोलेस्ट्रॉल। ठीक है। लेकिन हमारा जो टारगेट है आजकल वो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, कि उसको खाली टोटल नहीं, हमें चारों पैरामीटर्स देखते हैं। बैड कोलेस्ट्रॉल को आजकल एक और नया टारगेट है जो लिपिड प्रोफाइल की रिपोर्ट्स में आता है, उसको बोलते हैं नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। वो 130 से नीचे होना चाहिए। ये क्या? नॉन एचडीएल होता है जिसमें हमने गुड कोलेस्ट्रॉल का पार्ट निकाल दिया और बाकी को हमने कैलकुलेट कर लिया, टोटल सारे बैड कोलेस्ट्रॉल्स आ गए उसमें, तो इट शुड बी लेस देन 130। और कई बार जैसे डायबिटीज है जो मैं बता रहा था, हाई रिस्क ग्रुप जो है, हमेशा मरीज को कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, रिस्क कैटेगरीज, लो रिस्क, मॉडरेट रिस्क, हाई रिस्क, वेरी हाई रिस्क, एक्सट्रीम हाई रिस्क, एक्सट्रीम रिस्क। तो उसमें अलग स्ट्रिक्ट टारगेट्स हैं। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, दैट शुड बी लेस देन 100 आइडियली फॉर ऑल हाई रिस्क ग्रुप। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम पहले रिस्क कैटेगराइजेशन करें, खाली
टेस्ट करा के गूगल पे पढ़ के या कोई भी हम्म। वेबसाइट पे पढ़ के इस पे मत जाइए कि हमारा नॉर्मल है तो हम चलते नहीं, क्योंकि फिर आने वाले ईयर्स में वो प्रॉब्लम देने वाला है। करेक्ट है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके समझेंगे। सबसे पहले डॉक्टर आपने कहा कि एलडीएल के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। नहीं, कोलेस्ट्रॉल के अलग टाइप्स, कोलेस्ट्रॉल के अलग अलग एलडीएल कितने टाइप्स के होते हैं कोलेस्ट्रॉल? कोलेस्ट्रॉल 4 तरह के होते हैं। जैसे एक तो टोटल कोलेस्ट्रॉल हो गया, हम्म, दूसरा एलडीएल हो गया जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है। एचडीएल हो गया गुड गुड कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल, एक ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, टीजीज लेवल जो होते हैं, ओके। ये 4 तरह के होते हैं। फिर पांचवा जो मैं बता रहा हूँ वो नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, उसको हम कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल तो मेनली फोर टाइप्स के कोलेस्ट्रॉल। 4 टाइप के। फिर एक दूसरा हम जो एडवांस लिपिड प्रोफाइल करते हैं उसमें एपोलिपोप्रोटीन्स देखते हैं। एपोलिपोप्रोटीन्स। एपोलिपो, उसको बोलते हैं एपोलिपो ए, एपोलिपो बी। तो अच्छा, ये सारे एक मॉडिफाइड जो लिपिड प्रोफाइल होता है, एडवांस लिपिड प्रोफाइल, उसमें एक बार ये टेस्ट होना चाहिए। ओके। तो आपने जो 4 टाइप के बताए उसमें मेनली क्या गुड वाला सिर्फ एचडीएल है, बाकी सारे बैड वाले सारे हैं? बैड वाले तो मतलब 3 बैड के हिसाब से हैं। एक ही तभी गुड है हम हमारे नॉन पास। एचडीएल कंट्रोल करें। ओके, तो ये थोड़ा ज्यादा ही नहीं, मतलब कि हमारे पास 3 बैड वाले हैं और सिर्फ एक एचडीएल गुड वाला है। हाँ, बिल्कुल यार। अब जो मैकेनिज्म है बॉडी का, हाँ। तो बट एचडीएल कोलेस्ट्रॉल एलडीएल को भी अगर स्कैवेंज करता है तो वो इंपॉर्टेंट है। एचडीएल जो है एलडीएल को स्कैवेंज करता है, बाकी टीजीज वगैरह लिवर से मेटाबोलाइज होता है। ओके। हाँ, इनटेक होता है, इंटेस्टाइन से खाया आपने, वो लिवर पे ले गए पार्टिकल्स, वहाँ मेटाबोलाइजेशन हुआ। तो लिवर बेसिकली एक तरह से फैक्ट्री है, एक तरह से मेटाबॉलिज्म के लिए। करेक्ट। तो डॉक्टर जैसे आपने टेस्ट की भी बात की, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट की बात की आपने, और कौन कौन से टेस्ट हमें कराने चाहिए पता करने के लिए कि हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, नॉर्मल है या क्या है? नहीं, कोलेस्ट्रॉल पता करने का जो टेस्ट है वो लिपिड प्रोफाइल ही है, बस वही एक है। जो मैंने बताया, ठीक है, नॉर्मल और एडवांस्ड। ठीक है। बट और दूसरे टेस्ट हैं जिससे हमें पता चल सकता है कि वो कोलेस्ट्रॉल जमना तो नहीं शुरू हो गया आपकी आर्टरीज में। अच्छा, हाँ, वो भी होना चाहिए जिनके हाई कोलेस्ट्रॉल है। ओके। तो एक तो सिंपल सा अगर हम हार्ट की बात करें तो हार्ट की बात तो सिंपल एक ट्रेडमिल टेस्ट होता है, ट्रेडमिल टेस्ट। एकोकार्डियोग्राफी होती है। ये अगर वो कैसे होता नॉर्मल है तो लगता है कि ज्यादा नहीं ब्लॉकेजेस हैं उसमें अच्छा। आपके हार्ट में। वॉकिंग टेस्ट जो होता है, अच्छा, या वॉकिंग हार्ट का टेस्ट कराया अल्ट्रासाउंड जाता होता है। है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट टेस्ट है वो वेस्कुलर डॉपलर्स होते हैं। जैसे कैरोटिड हमारी आर्टरीज होती हैं, तो सबसे पहले जो डिपोजिशन होता है कोलेस्ट्रॉल को यूजुअली नेक आर्टरीज में होता है। अच्छा, तो अगर वहाँ प्लाकिंग शुरू हो गई है, कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो गया, उसको बोलते हैं IMT, इंटीमा मीडिया थिकनेस। ओके। अगर वो जमना शुरू हो गया, उधर से आपको कोलेस्ट्रॉल आई तो आपको दवाई खानी पड़ेगी। इसी वजह से ब्रेन स्ट्रोक्स होते हैं, या जो क्योंकि ये स्ट्रोक्स, connected हाँ, ब्रेन अटैक्स जो होते हैं। हार्ट के अंदर प्लाकिंग देखने का तरीका सीटी स्कैन है, सीटी कैल्शियम स्कोर है, बट वो चीज़ें बहुत एडवांस्ड है। तो पहले आप बेसिक अपने कार्डियोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए कि हमारे लिए क्या टेस्ट की जरूरत है। पहले सिंपल एक लिपिड प्रोफाइल कराना चाहिए। ये कराने का फिर पैरामीटर क्या है? क्या हमें, आपने जैसे कहा फास्टिंग रखना होता है, तो अगर लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कोई कराने जा रहा है तो किन बातों का ख्याल तो रखें? 12 घंटे का फास्टिंग इसमें इंपॉर्टेंट होता है। ओके। बट आजकल कुछ लैब्स में नए पैरामीटर्स आ गए जिनको बोलते हैं नॉन फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल। अच्छा। तो नॉन फास्टिंग भी हमें वही सेम इन्फॉर्मेशन देता है। तो कई सोसाइटीज ने कई गाइडलाइंस भी निकाली हैं बाहर इंटरनेशनल कि आप फास्टिंग की जरूरत नहीं, आप नॉन फास्टिंग से भी एक रिस्क असेसमेंट कर सकते हैं। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, फास्टिंग भी नॉन फास्टिंग भी। बट एक बार लिपिड प्रोफाइल साल में एक बार जरूर होना है। और अगर लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट किसी ने करा लिया, फिर क्या पैरामीटर्स देखे जिससे पता चले कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है या वो नहीं? आपको फिजिशियन या डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। जाना चारों पैरामीटर्स, टोटल कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल, टीजीज एंड नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, और एपोलिपोप्रोटीन्स A and B, ये सारा एक तरह से हमें बताएंगे कि आपका रिस्क असेसमेंट क्या है। तो आजकल एक और नया मार्कर है जिसको लिपोप्रोटीन A बोलते हैं। लिपोप्रोटीन A भी हम लोग देख रहे हैं, उससे भी एक इनडायरेक्ट असेसमेंट होता है कि आपको हार्ट का कितना रिस्क है या स्ट्रोक का कितना रिस्क है। तो कुछ पैरामीटर्स हैं बेसिकली। तो अगर किसी का हाई कोलेस्ट्रॉल बहुत लंबे टाइम तक बढ़ा हुआ है, क्या चांसेस है कि उसको आगे चल के कोई गंभीर बीमारी हो सकती है? टोटल कोलेस्ट्रॉल अगर आपका बढ़ा है या एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो ये डायरेक्टली कोरिलेट करता है फ्यूचर हार्ट डिजीज के लिए, फ्यूचर स्ट्रोक्स के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, क्योंकि आर्टरीज उससे थिकन होने लगती हैं, आर्टरीज सख्त हो जाती हैं। तो जब आपका हार्ट पंप करेगा अगेंस्ट रेजिस्टेंस तो बीपी हो जाएगा आपको। अच्छा। तो अगर आपको कोलेस्ट्रॉल विद इन रेंज नहीं है तो ये बोला जाता है कि 10-15 साल 20 साल में या बाय द टाइम ऑफ व्हेन यू आर अराउंड 50 और 45 तो ब्लॉकेजेस आनी शुरू हो जाती हैं। अच्छा। अब कितनी सिग्निफिकेंट आएंगी, उसका ट्रीटमेंट करना है नहीं करना, वो और फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। वो क्या तो क्या मान लीजिए फैक्टर्स होंगे? आपका जैसे आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल, अगर आप बैठे हैं आराम से, आप काम नहीं कर रहे हो, आपको कोलेस्ट्रॉल है, एक तो ये सबसेट हो गया। एक दूसरा आदमी हो गया जो खूब एक्सरसाइज करता है, कोलेस्ट्रॉल है उसका, तो इन दोनों में पैटर्न्स अलग होंगे। पैटर्न जो होगा, जो वॉक नहीं कर रहा है, एक्सरसाइज नहीं कर रहा, उसके अंदर ब्लॉकेजेस के चांसेस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जो एक्सरसाइज कर रहा है। या मान लीजिए उसको और रिस्क फैक्टर्स हैं, डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ विद हाई कोलेस्ट्रॉल उसको चांसेस 5 टाइम्स है।
डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है, तो उसको चांसेस कम है। तो जितने फैक्टर्स आपके ऐड होते जाएंगे, स्मोकिंग है जैसे, तो कोलेस्ट्रॉल हाई विद स्मोकिंग, इससे खून गाढ़ा, जैसे लेमन टर्म में बोलते हैं खून गाढ़ा हो गया, तो स्मोक आपने स्मोक किया, खून गाढ़ा हो गया, आपने कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया, खून गाढ़ा हो गया, शुगर आ गई, खून गाढ़ा हो गया, या इन्फ्लेमेशन होगी, जैसे कोविड के बाद बहुत इन्फ्लेमेशन हो गई थी, तो खाली उन लोगों को नहीं हार्ट अटैक पड़ रहे थे जिनको खाली कोविड था, बट उसमें कुछ रिस्क और भी थे फैक्टर्स। जितने रिस्क फैक्टर्स ऐड होते जाएंगे, आपका हार्ट डिजीज और ब्रेन डिजीज का जो रिस्क है वो बढ़ता जाएगा। तो क्या ऐसा है कि हाई कोलेस्ट्रॉल लंबे टाइम तक रहा तो हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं? अब बट लीनियर रिलेशन है इसका, बट ऐसे नहीं कि किसी का हाई कोलेस्ट्रॉल है तो उसको आएगी ही आएगी, 100% ऐसा नहीं है, बट वो उसका जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज वेरी हाई। तो वो उनके अदर लाइफस्टाइल फैक्टर्स पर डिपेंड बाकी चीज़ों भी करता है। बहुत फर्क पड़ता है। तो अगर किसी का हाई कोलेस्ट्रॉल है, जो भी ऑडियंस हमारी इस वीडियो को देख रही है, वो चाहती है कि आगे चल करके उन्हें इस तरह की प्रॉब्लम ना हो, अभी से ही उनको अपनी लाइफस्टाइल में क्या बदलाव लाना चाहिए? सबसे पहले तो अपना वजन देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो वेट है इसमें। जब तक हम लोग खेल रहे होते हैं, बच्चे हैं जैसे 18 ईयर्स 19 ईयर्स तक, जब कॉलेज गोइंग है, काम कर रहे हैं, उसके बाद जब वर्क में चले जाते हैं तो वेट गेन होना शुरू हो जाता है, शादी के बाद वेट गेन होना शुरू हो जाता है। तो डाइट पैटर्न्स होते हैं, फिर एक्सरसाइज पैटर्न होता है कि आपकी एक्टिविटी कितनी है, तो कुछ चीज़ें होती हैं, अगर कुछ हद तक हम कोलेस्ट्रॉल को लाइफस्टाइल से ठीक कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास आया कि किसी का लिपिड प्रोफाइल बहुत डिरेंज्ड है, खराब है, हम उसको एकदम से दवाइयों पर नहीं डाल देते। हम लोग पहले 3 महीने 6 महीने का एक लाइफस्टाइल चेंज का, बिहेवियरल चेंज का एक मौका देते हैं, 3 महीने 6 महीने का, कि आप अपना डाइट पैटर्न चेंज कर दीजिए। जैसे आप ज़्यादा मीठा खा रहे हैं, या बहुत तली हुई चीज़ें खा रहे हैं, ऑयली फूड ज़्यादा खाते हैं, या रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाते हैं, बेकरी आइटम ज़्यादा खाते हैं, या दूध का आइटम्स बहुत खा रहे हैं, मलाई वगैरह जो होती है, हाई जो फैट आइटम्स होते हैं वो अगर आप ज़्यादा खा रहे हैं, हाई शुगर ज़्यादा खा रहे हैं, तो फिर उसमें हम पहले ये मौका देंगे कि आप अपना डाइट का ठीक कर लीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए, 30 to 45 मिनट्स का ब्रिस्क वॉक। मेन मोटिव क्या है हमारा? मेन एम है कि आपका वेट लॉस करना। तो अगर आपका BMI जो 23 से 25 या 23 से 27 के बीच में भी रहता है, हमें इतना टारगेट चाहिए, उसके बावजूद भी अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हमारी हिसाब से रेंज में नहीं आ रहा है, तो फिर हम दवाई डालते हैं। तो 3 से 6 महीने का पहले पीरियड देते हैं। बट एक और कैटेगरी होती है जिसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई है। मान लीजिए किसी का कोलेस्ट्रॉल 300 350 था, आप कितना भी लाइफस्टाइल चेंज कर लीजिए, कितना डाइट को कर लीजिए, आपको बिना दवाई से नहीं आएगा। तो एक टर्म होती है, उसको बोलते हैं लेगेसी इफेक्ट, कोलेस्ट्रॉल लेगेसी। कोलेस्ट्रॉल लेगेसी मतलब किसी का कोलेस्ट्रॉल 5 साल ज़्यादा रहा, किसी का 1 साल ज़्यादा रहा, तो जिसका 5 साल ज़्यादा रहा उसको जमने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि खून उसका गाढ़ा रहा, कोलेस्ट्रॉल घूमता रहा, तो उसके चांसेस है, इसको बोलते हैं लेगेसी इफेक्ट। तो उसको ब्रेक करने के लिए जैसे ही आपको पता चले कि कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बहुत हाई है, आप उसको दवाई शुरू कर दीजिए तुरंत, विद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। तो जब हमें लगे कि मान लीजिए कोई एक पेशेंट आया, उसको हम 20 mg की टैबलेट दे रहे थे, 3 महीने 6 महीने तो उसको देते रहिए, जैसे उसका वजन कम होना शुरू हो जाए, लिपिड करा लीजिए, फिर आप डोज को कम कर दीजिए। तो इसको बोलते हैं कि आप जितनी जल्दी कोलेस्ट्रॉल को हटा दोगे ब्लड से, चांसेस ये है कि वो जमेगा नहीं। और आपने देखा है कि वेट गेन होने में तो बहुत जल्दी गेन हो जाता है, वेट लॉस होने में ईयर्स लगते हैं। तो हम 2 साल में वेट गेन कर सकते हैं, मीठा खा के और बैठ के आराम से। जंक फूड, अल्कोहल ज़्यादा आजकल कितना प्रेवलेंट हो गया, ये सब चीज़ें, बेकरी आइटम्स इतने, या फिर जो हम प्रोसेस्ड आइटम्स खा रहे हैं, जो फास्ट फूड्स हैं, कितनी जल्दी से हमारे को, तो इन चीज़ों से एकदम से आपका बढ़ जाएगा कोलेस्ट्रॉल भी, वेट भी, बट कम करना बहुत मुश्किल है। तो बेटर है कि आप दवाई शुरू कर दीजिए। तो दवाइयों का ऐसा भी है कि लाइफ लॉन्ग खानी पड़ती है? वो आपकी लाइफस्टाइल के ऊपर है। तो अगर आप, जैसे मैंने बताया, अगर आपने ये सब चेंज नहीं करी, आपने वेट लॉस नहीं किया, या आप फैट्स खाते रहे, आप शुगर्स खाते रहे, तो आपकी पूरी लाइफ चलने वाली है। एक तो ये हो गया। दूसरा, जिन लोगों को स्टेंट्स डले हुए हैं, या जिनको बाईपास सर्जरी हुई है, जिनको स्ट्रोक हुआ है, हार्ट अटैक हुआ है, और फैमिली हिस्ट्रीज है, उनको मोस्ट लाइकली पूरी लाइफ खानी पड़ती है। डोज चेंज होती रहती है। जैसे मैंने आपको बताया ना, एक स्ट्रिक्टर टारगेट्स हैं, तो हमें 55 से नीचे लाना है उस पेशेंट के लिए, या 70 से नीचे लाना है LDL को, चाहे वो दवाई से है, चाहे एक्सरसाइज से है, चाहे पूरी लाइफ खानी पड़े, बट वो करनी पड़ेगी। अदरवाइज क्या होगा, फिर ब्लॉकेजेस आने शुरू हो जाते हैं। करेक्ट। तो जैसे जो लोग का आप दवाई दे रहे हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस भी बोल दी, बट एक टाइम के बाद उन्होंने सब चीज़ें बंद कर दी, फिर से उसी खाने पर आ गए, फिर से वही रिबाउंड हो जाएगा फिर से, तो मतलब फिर से वापस आ जाएगा? यस, डेफिनेटली। तो कोलेस्ट्रॉल खाली जेनेटिकल नहीं है, ये हमारी लाइफस्टाइल रिलेटेड है सर। एग्जैक्टली। एक्सट्रीम वेट गेन, खाना पीना कैसा है, क्या ऑयल्स खा रहे हैं हम, क्या खाना खा रहे हैं, रफेज कितना है, फाइबर्स कितने हैं, एक्टिविटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपने जितने भी लाइफस्टाइल फैक्टर्स के बारे में बात की, उसको थोड़ा सा और ब्रेक डाउन करके समझने की कोशिश करेंगे। अगर कोई चाहता है कि हर दिन एक्सरसाइज करे, कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज आप रेकमेंड करेंगे कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस में रखने के लिए? सिंपल हम लोग बोलते हैं कि वॉक करना जरूरी है।
ओके तो अगर आप 45 मिनट्स एवरी डे वॉक करते हैं या बोलते हैं 5 डेज इन ए वीक, अगर आप इतना भी वॉक करते हैं तो ये तो सिंपल आपको एक्टिव रहने के लिए है कि आपका कंट्रोल में रहे सब। बट जिन लोगों का हाई कोलेस्ट्रॉल है उनको खाली इससे काम नहीं चलेगा। तो वेट लॉस के लिए एक्सरसाइज नहीं है 45 मिनट्स 40 मिनट, उसके लिए आपको ब्रिस्क वॉक, जॉगिंग, ये सब करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस एक्सरसाइज हम बोलते हैं, हफ्ते में 2 बार आप वेट्स कर लीजिए जिम में, 5 दिन कार्डियोस कर लीजिए, एरोबिक्स कर लीजिए, स्विमिंग कर लीजिए। तो मेन मकसद क्या हमारा, मेन जो एम है हमारा वो कैलोरी लॉस है ना, कैलोरी एक्सपेंडिचर, कैलोरी वेस्ट कैसे करेंगे, हैवी एक्सरसाइजेस करके। बट उससे पहले एक हम ये चाहते हैं कि आप लोग जिनका हाई कोलेस्ट्रॉल था, ऐसा ना हो कि ब्लॉकेजेस आ गई हैं और हम सीधे जिम चले जाएं। तो इसलिए पहले आप डॉक्टर से मिल लीजिए कि आपका हार्ट सही है, आपका ब्रेन सही है। तो अगर वो सब सही है तब आप उस पे आइए। तो इसको हम बोलते हैं एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन, कि एक कार्डियोलॉजिस्ट से अपना एक एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन ले लो, क्या मेरे को ये अलाउड है ये वाली एक्सरसाइज करना। तो अगर आप 3-4 फ्लोर सीढ़ी चढ़ जाते हैं और आपको चेस्ट पेन नहीं है चलने में, सांस नहीं फूल रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो आप आराम से कर सकते हैं। बट फिर भी टेस्ट बहुत जरूरी है। डाइट का क्या रोल है? कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा हुआ है तो हमें कौन से खाने की चीजें अभी से बंद कर देनी चाहिए? तो हिंदुस्तान में जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है हाई कोलेस्ट्रॉल का, अगर जेनेटिक्स ठीक है आपकी और फिर हाई कोलेस्ट्रॉल है, सबसे जो कॉमन कारण है वो है हमारे मिल्क आइटम्स और मिठाइयाँ। तो दूध बंद कर दे और डेयरी आइटम्स बंद नहीं कर देना चाहिए। लो फैट स्किम्ड मिल्क्स ले सकते हैं, फैट हटा के ले सकते हैं। जिनका हाई कोलेस्ट्रॉल है उनके लिए नहीं, जो बच्चे बढ़ रहे हैं, जो ग्रोइंग है, उनको नहीं, उनको आप प्रॉपर फैट दे सकते हैं उसमें। बट हमारा जो फैट इंटेक है पर डे का, दैट शुड बी 20 से 35% ऑफ टोटल कैलोरी इंटेक। तो मान लीजिए आपको 2000 कैलोरी की जरूरत है। अब कैलोरीज कैसे डिसाइड होती हैं? कैलोरीज डिसाइड होती हैं आपकी एक्टिविटी लेवल कितना। तो जो IT पीपल हमारे पास सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक से आते हैं, उनका एक्टिविटी लेवल, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, जो बैठे हुए हैं, स्टैटिक जॉब जिन लोगों का, तो उनका तो कैलोरी कितना चाहिए, 1600-1800 चाहिए। बट हम एक ही टाइम में, जो इवनिंग टी होती है, जो हम जंक फूड खाते हैं, स्नैक्स खाते हैं, उस टाइम में हमारी 500 कैलोरी चले जाती है। तो 500 कैलोरी वो जो गई, वो अल्टीमेटली जो एक्सेस कैलोरीज गई, वो क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल बनेगा, शुगर बनेगा, वेट गेन होगा उसमें। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम अपना डाइट पैटर्न देखें कि हम खा कह रहे हैं, हमें कैलोरीज की कितनी जरूरत है। तो फैट इंटेक जो टोटल कैलोरी का होता है वो 20% होना चाहिए बस, अगर वेट लॉस करना है तो। और कोलेस्ट्रॉल हाई है तो 20%, अगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है तो आप 30% भी ले सकते हैं। बट अब मैटर करता है कि कौन सा कोलेस्ट्रॉल खाना है। तो आप मेरे से डाइट जो पूछ रहे थे कि कौन सी डाइट से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, उसमें मिठाइयाँ, खासकर जो तली हुई मिठाइयाँ होती हैं, फिर साथ में जो दूध की बनी हुई मिठाई होती हैं, फुल क्रीम जितने भी आइटम्स होते हैं, बेकरी आइटम्स, बिस्किट, कहने को वो लो कैलोरी बिस्किट्स भी आते हैं, सब आते हैं, बट सब में एडिबल ऑयल्स और सब में वो सब होते हैं, पाम ऑयल वगैरह होते हैं, वो सब रिस्की है। उन सब से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। शुगर, प्रिजर्वेटिव्स, या फिर जो तली हुई चीज़ें होती हैं, जैसे आपने हमारे यहाँ पे बहुत आजकल तो हिंदुस्तान में तो पराठे, समोसा, छोले भटूरे, पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, ये सारी चीज़ें क्या है, तो महीने में एक आध बार खाने में कुछ नहीं जाता। बट अगर ये रेगुलर रहेगा आपको तो पक्का उसमें आपको बढ़ेगा ही। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि आप ऑयल को कितनी बार यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप सेम ऑयल 2-3 बार 4 बार यूज़ करते हैं तो उसमें ट्रांस फैट्स बन जाते हैं। ट्रांस फैट से बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और गुड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। अच्छा। तो हमें अपना ऑयल भी देखना है कि हम खा क्या रहे हैं। कौन सा ऑयल ज़्यादा बेटर है? देखिए, हम ऑयल की जब बात करते हैं, जैसे मैंने बोला आपको कि 20% आपका जो टोटल कैलोरी इंटेक है वो फैट्स होना चाहिए, बाकी प्रोटीन से और कार्बोहाइड्रेट से। तो अब फैट्स को अगर 20% हम लेके चलें, तो मान लीजिए किसी को 10 ग्राम या 1 टेबल स्पून पर डे में ऑयल अलाउड है। तो उस 10 में जो है, जो मेनली जो फैट्स होने चाहिए वो होने चाहिए मूफा और पूफा। मतलब मूफा बोलते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, और पूफा होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। और सैचुरेटेड फैट जो देसी घी में होता है, जो मिल्क से बनता है या काऊ से जो आता है, काऊ बफेलो से जो आता है, तो उसका जो इंटेक होना चाहिए बहुत कम होना चाहिए, खासकर जब कोलेस्ट्रॉल हाई है। तो 60-70% तो आपका होना चाहिए मूफा पूफा, 30% होना चाहिए सैचुरेटेड फैट्स। सैचुरेटेड फैट्स बहुत इंपॉर्टेंट है नर्व्स के लिए, हार्मोन्स के लिए, कोलेस्ट्रॉल जो बनता है ब्रेन्स के लिए है ना, सबके लिए वो भी बहुत जरूरी है। इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए, डी, ई, के, ये सारे जितने भी होते हैं ये फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। तो अगर इनको हम खा लेंगे विटामिन ए या डी, अगर आपके शरीर में एचडीएल नहीं है या फैट नहीं है तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो वो भी जरूरी है। बट 30%, तो मेनली जो इंटेक है वो मूफा पूफा को आना चाहिए। अब किसी ऑयल में मूफा ज्यादा है, किसी में पूफा ज्यादा है, किसी में सैचुरेटेड फैट ज्यादा है। अब सैचुरेटेड फैट तो केवल घी में है, जो हमारा टिपिकल ओल्ड घी है, जो चाहे आप गाय का लीजिए चाहे बफेलो का लीजिए, है ना। तो लेकिन ये जो बाकी के मूफा पूफा, ये सब में अलग है। तो मूफा कहते हैं कि ज्यादा हार्ट फ्रेंडली ऑयल है। मूफा से गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, पूफा से इतना नहीं बढ़ता है। तो पूफा जो होता है वो एचडीएल भी कम कर देता है, एलडीएल भी कम कर देता है। पूफा पॉली अनसैचुरेटेड। और जो मूफा होता है वो एलडीएल कम करता है, एचडीएल बढ़ा देता है। तो ये बेटर हुआ।
हाँ, मूफा, तो मूफा का जो कंटेंट है हमारी डाइट में ज़्यादा होना चाहिए। कौन सा तेल फिर भी बता हाँ, तो दीजिए। जो मूफा जो ऑयल्स हैं बेसिकली हम्म, वो हैं आपके ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल। कैनोला ऑयल, अच्छा। सेसमी ऑयल, तो ये कुछ चीज़ें हैं उसमें होता है। सेफ्लावर ऑयल आता है उसमें होता है। पूफा जो ज़्यादा होता है मस्टर्ड ऑयल में और सेफ्लावर ऑयल में होता है। अच्छा। फिर कुछ एवोकाडो ऑयल्स, आलमंड ऑयल, बड़े कॉस्टली ऑयल्स हैं, हम्म, बट इससे हमारा काम हो जाता है। तो ये बोला जाता है कि आप ना मिक्सचर ऑफ ऑयल्स यूज़ कर लीजिए। सब थोड़ा थोड़ा। हाँ, तो जैसे आपके घर में पूरे दिन में मान लीजिए 50 ml ऑयल यूज़ हुआ या 100 ml यूज़ हुआ, हम्म, तो 100 ml में ऐसे कर लीजिए 60-70% अपना ऑलिव कैनोला कर लीजिए जिसमें मूफा चला गया, हम्म, कुछ वो कर लीजिए, बाकी देसी घी वगैरह जो आपको खाना है हम्म, वो ऊपर से डाल लीजिए। सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट वो ये है कि देसी घी को हमें जलाना नहीं है, पकाना किसी भी नहीं है। ऑयल को जलाना नहीं है। जो हम पराठे खाते हैं, जो उसमें धुआं उड़ता है हम्म, तो वो जल जाता है, वो ट्रांस फैट्स बनते हैं। एनी ऑयल जो बर्न करेगा वो ट्रांस फैट बन जाएगा, वो खराब है। ओके। ऑयल को सूंघ के देखिए कि वो खराब तो नहीं हो गया या उसका कलर चेंज हो गया, ब्लैक हो गया, ब्राउन हो गया, वो मत उसको डिस्कार्ड कर दीजिए। तो ये बड़ी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम्म, कि डाइट के लिए कि आपने ले तो लिया एक मिक्स 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 जो आजकल अवेलेबल है ना, मार्केट में अवेलेबल है, हाँ हाँ, मिक्स जैसे सब ऑयल्स। मिक्सिंग कर देते हैं, हम्म, तो वो कहते हैं इसमें पूफा भी है, मूफा भी है, ये भी है, तो बट आपको पता होना चाहिए कंटेंट कितना है उसका। कितना तो करेक्ट। मूफा कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए, पूफा कंटेंट उससे ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए मूफा से, और सैचुरेटेड फैट सबसे कम होना चाहिए। तो अगर आप ये बैलेंस डाइट खाएंगे तो आपका लिपिड प्रोफाइल ठीक रहेगा, बट डेफिनेटली दवाइयों का ज़रूरत पड़ती है अगर बहुत हाई है। डॉक्टर आपने तेल का तो बता दिया, कुछ ऐसे फ्रूट्स या वेजिटेबल्स भी हैं जो कोलेस्ट्रॉल कम करते हैं और एचडीएल का लेवल बढ़ाते हैं बॉडी में। जितने भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं जो हम्म, फाइबर्स हैं उसके अंदर, वो डेफिनेटली कोलेस्ट्रॉल कम करते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल। सारे। ऐसा कुछ खाने में ऐसे नहीं जैसे गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, हाँ, बट कहा यह जाता है जो अपने नट्स होते हैं, नट्स। कुछ नट्स होते हैं जैसे काजू छोड़ के जो बाकी काजू के हैं, नहीं। हाँ काजू बहुत हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट होती है। अच्छा। हाँ, तो जो बाकी के जो नट्स हैं, वॉलनट्स हैं, अखरोट, बादाम, जो बाकी के नट्स हैं, हम्म, उससे आप कुछ हद तक कोलेस्ट्रॉल गुड अपना बढ़ा सकते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल। सीड्स का भी है कोई? क्योंकि उसमें मुफा होता है बहुत। हम्म, ऐसी सीड्स हैं जो हम बोलते हैं डिफरेंट सीड्स खाइए, हम्म, सेसमी सीड्स हैं, फ्लेक्स सीड्स हैं। फ्लेक्स ऑयल बहुत हाई कंटेंट होता है इसका मुफा का, अच्छा। तो उससे भी बढ़ सकता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड बढ़ जाते हैं उससे। तो ये कुछ चीज़ें से हम बढ़ा सकते हैं। फाइबर्स खाने से ये फ़ायदा होता है कि जो आपका, मान लीजिए आपने खाने से पहले खूब सारे फाइबर्स खाए, सैलड्स खाई आप, हम्म, या सॉल्युबल फाइबर्स हम बोलते हैं। सॉल्युबल फाइबर इंटेक जैसे सीड्स में होता है या नट्स में होता है, या कुछ आपने सुना होगा ईसबगोल टाइप्स की जो आते थे, हस्क जो आती है, खास। ईसबगोल हस्क होती है, हाँ। उससे कम हो जाता है कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। तो ये सॉल्युबल फाइबर्स होते हैं जो इंटेक 10 to 15 ग्राम्स एवरीडे होना चाहिए। हाँ, तो अगर आप खाने से पहले ये सब खा रहे हैं, सैलड्स वगैरह खा रहे हैं, तो उससे होता क्या है, जो शुगर एब्जॉर्प्शन है, जो हम खाना खाएंगे उसका जो शुगर बनेगा उसका एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, फैट्स का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। तो उससे क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा आपका। हाँ, कुछ फूड्स हैं जो एचडीएल बढ़ा सकते हैं, जैसे एवोकाडो है, बढ़ा सकते हैं। कुछ बढ़ा सकते हैं। फिश ऑयल्स आते हैं, या अच्छा। जो आपकी फैटी फिश आती हैं जिसमें ओमेगा 3 ज़्यादा होते हैं, उससे बढ़ जाता है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। हम्म, फिश बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़ है जिसकी वजह से हम गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल कम कर सकते हैं। तो ऐसा, लेकिन स्पेसिफिक नहीं है कि इससे आपका गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा या जो कोलेस्ट्रॉल दूसरा कम हो जाएगा। बट यस, हाई फाइबर डाइट और फ्रूट डाइट ये खानी बहुत ज़रूरी है। फिर हमें ये भी देखना है कि ऐसा फ्रूट तो नहीं जिससे कैलोरीज चलेगी, आजकल मैंगोज जैसे आ रहे हैं। तो अगर आप वेट को लॉस करना है और आप मैंगो खाओगे तो कैसे वेट लॉस होगा? नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मैंगो बहुत हाई कैलोरी डाइट है। ओके। ऐसे ही आपके खजूर हो गए, डायबिटिक्स में जो मना करते हैं, बहुत हाई कैलोरी डाइट है। तो बहुत मीठे फ्रूट्स भी नहीं खाने हैं। ओके। तो इसलिए बैलेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें बनाना। करेक्ट। आपने जैसे नट्स की बात की, काजू आपने कहा कि नहीं खाना चाहिए, काजू तो लोगों को बड़ा पसंद होता है, बट कोलेस्ट्रॉल वाली तो जो बात जितनी भी उनको। पसंद वाली चीज़ें होती हैं सबसे कोलेस्ट्रॉल बनता है। तो आप लोगों की बात करते हो तो सबको पसंद है। राइट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नहीं खाना है, कभी मन कर आपको हफ्ते में 1 बार 2 बार 3 बार आप खा सकते हैं। लेकिन जो मेन कंपोनेंट आप जिसकी बात कर रहे थे कि गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाना है या बैड कोलेस्ट्रॉल कम करना है, वो बादाम, अखरोट और बाकी की जो सीड्स और ये मिक्सचर्स वगैरह उनसे होता है। नॉनवेज काजू, में जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई है, काजू को कम खाना है, खाना ही नहीं है, और उससे बहुत हाई लेवल्स ट्राइग्लिसराइड्स के कोलेस्ट्रॉल के बन सकते हैं, और हाई कैलोरी डाइट है काजू। नॉनवेज में आपने कहा फिश खाने के लिए, तो बाकी फिश जो नहीं, बाकी भी खा सकते हैं। चिकन बहुत अच्छा है, लीन मीट जो होता है हम्म, जिसमें फैट कंटेंट कम होता है, चिकन Okay. ब्रेस्ट वगैरह होती है, सब खा, जिनको नॉनवेज पसंद है वो खा सकते हैं। ठीक है। बट अगर आपको कोलेस्ट्रॉल कम करना है तो आप उस चिकन को फ्राई नहीं कर सकते आप। हाँ, जैसा आजकल हमारे यहाँ कुकिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप उसको कितने ऑयल में पका रहे हैं। तो आपका ऑयल इंटेक जो है, वो जो लिमिट है वो दिन में रहेगी उतनी आपकी 10 ml के लिए। करेक्ट। तो आप अगर उसमें बना सकते हो बना लीजिए। तो ये कहते हैं कि ग्रिल्ड खा लीजिए या उसको सॉटे कर लीजिए या स्टीम्ड खा लीजिए, तो आप खा सकते हैं। रेड मीट, जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल हाई है उनको रेड मीट कम खाना चाहिए, ऐसा नहीं कि खाना ही नहीं चाहिए,
कम आप महीने में एक आध बार खा सकते हैं, बट उसको कुक इस तरीके से कीजिए कि उसमें एक्स्ट्रा ऑयल ज़्यादा ना डालें, उसको फ्राई मत कीजिए। तो नॉर्मल तरीके से खाएंगे तो इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। ऐसी एग्स जो होते हैं, एग्स कितनी इंपॉर्टेंट डाइट है, अंडा। तो अंडा खाना इतना इंपॉर्टेंट है, उसके योग से जो कोलेस्ट्रॉल होता है उससे गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। बट अगर आपको कोलेस्ट्रॉल कम करने हैं लेवल्स, तो आप 3 अंडे 4 अंडे 6 अंडे नहीं खा सकते। मैक्सिमम जो लिमिट बोला जाता है वो होता है 6 to 7 एग्स पर वीक हफ्ते में। विद येलो। ओके। योग के साथ 6 से 7 अंडे आप खा सकते हैं, इवन इफ आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है। अच्छा। हाँ, लेकिन अगर बाकी चीजें आप कर रहे हैं, तो आपको एक्सरसाइज कर रहे हैं, मीठा नहीं बाकी खा रहे हैं, खाना। तो ये रूल अलाउड है। ऐसे नहीं कि आपने अंडा भी खा रहे हैं, आपने साथ में मिठाइयाँ भी खा रहे हैं, आप नमकीन भी खा रहे हैं, बिस्किट भी खा रहे हैं, वो नहीं। तो अगर आप बाकी चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं, तो आप एक एग डेली खा सकते हैं। बट अगर आपको कोलेस्ट्रॉल हाई है या आपको हार्ट की प्रॉब्लम थी, तो फिर आप 2 योग या 3 योग नहीं खा सकते एवरीडे। आप एग वाइट्स खा सकते हैं, उसमें कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं। योग नहीं खा तो सकते। डिपेंड करता है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कितने हैं आपके, आपका क्या टारगेट है। वेट लॉस करना है तो वैसे आप एग योग नहीं खा सकते, वेट लॉस करना है तो आप रेड मीट नहीं खा सकते। कुछ चीजें हैं जो हमें पूरा एक तरह से ना होलिस्टिक अप्रोच है, ये नहीं कि आप इस आदमी के लिए, इस आदमी के लिए, सबके लिए अलग है। और डेयरी प्रोडक्ट्स का क्या है? दूध से बनी हर चीज बंद करनी होगी? नहीं, आप लो फैट मिल्क से आप कुछ भी खा सकते हैं, योगर्ट्स खा सकते हैं, कर्ड्स खा सकते हैं, दही खाइए, कुछ भी खा सकते हैं, छाछ, लस्सी, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट, समर्स में तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रोबायोटिक्स। बट जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल कम करना है या जिनको वेट लॉस करना है, तो बेटर है कि हम लो फैट मिल्क का बनाएं, टोन का, डबल टोन का, स्किम मिल्क का। बाकी कंपोनेंट आप ले सकते हैं, हम तो फैट्स की बात करें कि फैट हटाना है, बट उनके लिए जिनमें जरूरत है, सबके लिए नहीं। ओके। तो डाइट में अगर हम जैसे एक आइडियल प्लेट कंसिडर करें कि हमें कोलेस्ट्रॉल कम करना है, गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाना है, तो हमारी फिर आइडियल प्लेट कैसी दिखनी चाहिए? पोर्शन साइज कितना मैटर पोर्शन करता है? साइज बड़ा इंपॉर्टेंट है, पोर्शन कंटेंट, क्योंकि उसमें जो मेन मील आपकी ब्रेकफास्ट होता है, मेन मील ब्रेकफास्ट होना चाहिए। करेक्ट। तो उसमें जैसे मैंने बताया कि ये तले हुए पराठे वगैरह, ये तली हुई चीज़ें नहीं होनी चाहिए उसमें। तो आप जैसे कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का कुछ खा सकते हैं, ओट मील खा सकते हैं, दलिया खा सकते हैं आप। फाइबर्स खाने हैं आपको बेसिकली। जैसे एकदम से शुगर, ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जिन लोग जिन 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 चीज़ों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, उनसे शुगर नहीं बढ़ता, कोलेस्ट्रॉल नहीं बनता उससे। फिर आप एग वाइट्स खा सकते हैं। तो फैट कंटेंट अगर आपको खाना भी है, तो गुड फैट का आप कुछ थोड़ा सा ले सकते हैं। घर का बना हुआ मक्खन ले सकते हैं, आप थोड़ा सा खा लीजिए। देसी घी आपको ऊपर लगाना है, रोटी, एक सूखी रोटी, सूखा पराठा, स्टफ पराठा बना के आप थोड़ा सा लगा सकते हैं। बट वो ये है कि आपको दिन में खाना कितना है, तो 2.5 से 3 ग्राम या आधा चम्मच देसी घी आप डेली खा सकते हैं, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स ठीक है तो। बट अगर आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करना है, तो देसी घी तो आपको कम करना ही पड़ेगा। तो जो पोर्शन की हम बात कर रहे हैं, उसमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, अराउंड 40-50% पूरी मील की हम बात करते हैं, तीनों मील्स की। तो 40-50% इसमें आपका होना चाहिए प्रोटीन्स, अगर आपको वेट लॉस करना है, नहीं तो 25 से 35% प्रोटीन्स। बाकी कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का मतलब है जिसमें ब्रेड ना हो, जिसमें मैदा ना हो, जिसमें चीनी ना हो, ये सब चीज़ें आपकी कॉम्प्लेक्स कार्ब्स है। जैसे हम बोलते हैं मिलेट्स का खा लीजिए, आजकल मिलेट ब्रेड्स आनी शुरू हो गई, पता नहीं कितना उसमें मिलेट होता है। तो बेटर है कि घर पे जितना हो सके आप उसको मिला के, आटे को मिला के उसका रोटी पराठा खा लीजिए, आपको वेट लॉस करना है तो। फैट्स कंटेंट उतना ही रहेगा आपका, 20% ऑफ टोटल कैलोरीज। तो पोर्शन कंटेंट बात करें हम, पोर्शन कितना होना चाहिए उसमें, प्रोटीन ज़्यादा होने चाहिए, कार्ब ज़्यादा होने चाहिए, फैट्स कम होने चाहिए। और अगर वेट लॉस करना है तो प्रोटीन 60-70% होना चाहिए, कार्ब भी कम होने चाहिए। हाई प्रोटीन डाइट, लो कार्ब, लो फैट डाइट, ये वेट लॉस डाइट है। और हाई फाइबर डाइट, हाई फाइबर। तो ये सारी चीज़ें, और शुगर्स तो उसी में आ गए, कार्बोहाइड्रेट्स में आ गए शुगर्स। तो अगर हम रिस्क फैक्टर्स की बात करें, तो क्या ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं हमारी बॉडी में? और रिस्क फैक्टर तो जेनेटिक्स है एक, तो अगर आपको पीछे से जो मिला है, आपके जीन्स, आपके दादा परदादा, ये तो एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। आप जीन्स को तो चेंज कर नहीं सकते। तो फिर दूसरा रिस्क फैक्टर ओबेसिटी, मैंने बताया, डायबिटीज है। तो डायबिटीज में ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। तो ये एक साइकिल है, शुगर बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो आपको हार्ट डिजीज हो जाएगी, फिर डायबिटीज से हार्ट डिजीज हो जाएगी, तो ये सारी साइकिल है। तो ये 3-4 चीजें हैं। फिर हमारा फैट इंटेक जितना है, हम क्या खा रहे हैं। फिर सबसे बड़ा जो रिस्क फैक्टर है वो है हमारी सेडेंटरी लाइफ। तो अगर आप बैठ के, इवन आप बैठ के हेल्दी भी खा रहे हैं ना, आप मान लीजिए आप ज़्यादा फैट नहीं कर रहे और आप बैठे हुए हैं, आपका वेट गेन हो रहा है, तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। तो इम्पोर्टेंट हर चीज़ है इसमें, एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, डाइट इंपॉर्टेंट है, टेस्ट इंपॉर्टेंट है, रिस्क फैक्टर एनालिसिस इंपॉर्टेंट है कि आप किस रिस्क में आ रहे हैं। तो अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बहुत कम है तो आप कुछ भी खा सकते हैं, बट इन मॉडरेशन। तो की जो है वो मॉडरेशन है, महीने में कितना खाना है, उसको बर्न भी करना है। फिर तो मान लीजिए आपको किसी डायबिटिक पेशेंट है या किसी का हाई कोलेस्ट्रॉल, उसका आज छोले भटूरे खाने का मन है, या किसी को, भाई अब हम पैदा तो खाने के लिए हुए हैं, तो खाना का एक जो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार मन कर जाता है, आप एक स्ट्रिक्ट
एक शेड्यूल लंबे लेके टाइम नहीं तक चल नहीं सकते फॉलो आप। कर हाँ, सकता। फिर बोर हो जाते हैं, आप नहीं खा पाएंगे उसको। तो आपको किसी दिन आपको फैटी फूड खाने का मन है, आपको पराठे खाने का मन है, तो हम लोग यही बोलते हैं, आप हफ्ते में एक चीट डे रख लो, आप एक चीट मील रख लो, चीट डे रख लो, तो उस दिन आप खा लो कुछ भी, बट फिर उसको पूरा दिन बाकी दिन बैलेंस किया जाए। चीट मील होनी चाहिए, चीट डे नहीं डे होना नहीं होना चाहिए। चाहिए। तो आपने एक मील में खा लिया अच्छे से, बाकी दो मील से उसमें फ्रूट्स, सब्जियां, एक्सरसाइज, पानी, कोकोनट वाटर, जो आपको पीना है पीजिए, बट एक मील चीट खा सकते हैं। ओके। अच्छा डॉक्टर, अगर हमारे सामने किसी का कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है तो कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं बॉडी में? अचानक से कोलेस्ट्रॉल हाँ, बढ़ गया जैसे तो? मैंने बताया, कोलेस्ट्रॉल ऐसे सिम्टम्स नहीं देगा, स्किन के सिम्टम्स हो गए जो बताए थे हाँ, आपको हाँ। मैंने। दूसरा, अगर आप चल रहे हैं, टांगों में दर्द हो रहा है मान लीजिए, हुँ, हुँ। और बैठ जाते हैं तो ठीक हो जाता है, इसका मतलब कोलेस्ट्रॉल आपकी टांगों की नसों में जमना शुरू हो गया। अच्छा। या फिर चलते हुए छाती में दर्द हो रहा हुँ, है, हुँ। या सांस फूल रहा है, भारीपन आ रहा है, इसका मतलब है कि हार्ट में हो सकता है जमना शुरू हो हुँ। गया। या डिजीनेस हो रही है, मान लीजिए आपको चक्कर चक्कर आ आ रहे हैं, और आपको बैठे जैसे चलना शुरू हुआ, चक्कर आ गए, या स्ट्रोक किसी को होता है जैसे, हुँ। तो कुछ चीज़ें हैं ये जो बता सकती है हमें कि भाई हाँ, कोलेस्ट्रॉल कहीं जम रहा है। तो सिम्टम्स इनडायरेक्ट हैं, डायरेक्ट नहीं है। कोलेस्ट्रॉल जब जमना शुरू होगा तो सिम्टम्स देगा, या फिर स्किन के ऊपर आ गए आपके। दूसरा, कोलेस्ट्रॉल ऐसे डायरेक्ट सिम्टम्स नहीं देता है। अगर डायबिटिक्स हैं जैसे, उसमें ट्राइग्लिसराइड्स बहुत हाई होते हैं उसमें, तो उनको जल्दी ये ज़ैंथेलिस्मास और ये सब बनने शुरू हो जाते हैं, उनको जल्दी पकड़ लेते हैं हम। पता हमें कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट से ही चलेगा एक्चुअली, ऐसा कुछ डायरेक्ट नहीं, कुछ सिम्टम्स आ जाएंगे उसके। तो टेस्ट हमें फिर 1 साल में कितनी बार कराना साल चाहिए? में जिन लोगों का हाई कोलेस्ट्रॉल है, या जो लोग दवाइयों के ऊपर है, हुँ, हुँ। या जो लोग हम बोल रहे हैं कि जिनको हार्ट डिजीज है, जिनको स्टेंट डला है, या बाईपास सर्जरी है, स्ट्रोक हुआ है, उनको तो हम बोलते हैं हर 6 महीने में कराना। हर 6 महीने में। बट अगर आप एज स्क्रीनिंग टूल देखना चाहते हैं कि मेरा बढ़ा है कि नहीं बढ़ा, तो साल में एक बार। साल में 1 बार साल वही लिपिड प्रोफाइल वो टेस्ट। रिस्क फैक्टर है, अगर आप बहुत लो रिस्क है तो 2 साल में एक बार भी चलता है। बट रिकमेंडेशन है कि आजकल जैसे इतने हार्ट अटैक्स बढ़ गए हैं, इतना स्ट्रोक्स बढ़ गए हैं, तो एवरी ईयरली आप करा लीजिए, या जिनको प्रॉब्लम हो चुकी है तो एवरी 6 मंथली, खासकर जो लोग दवाइयों पे हैं, ओके। जिनका हाई कोलेस्ट्रॉल था, तो एवरी 6 मंथली। ओके। डॉक्टर, इस सेशन का आखिरी सवाल मेरा आपसे यही होगा कि अगर कोई इंसान चाहता है कि उनका कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े, बैलेंस करके रखना चाहता है, तो लाइफस्टाइल मॉडरेशन में कितना ज़रूरी है चेंजेस उनके लिए अभी से ही? इसके अलावा हाई कोलेस्ट्रॉल की तरफ अगर वो बढ़ रहे हैं और वो चाहते हैं कि दवाइयों पर ना जाए, तो अभी से ही उन्हें अपनी लाइफस्टाइल में क्या बदलाव लाने चाहिए? बीइंग अ कार्डियोलॉजिस्ट आप क्या तो सजेस्ट मेन करेंगे? हमारा एम होना चाहिए कि हमारा वेट ना बढ़े। वेट ना बढ़े, सबसे सबसे पहला। इम्पोर्टेंट है कि वेट ना बढ़े। अब वेट ना बढ़ने के लिए आपको क्या करना है? आपको हाई कैलोरी फूड हटाना है, हाँ। तो कैलोरी एक्सपेंडिचर ज़्यादा करनी है, कैलोरीज खानी कम है, और अच्छी कैलोरीज खानी है, जंक कैलोरीज नहीं खानी, प्रोसेस्ड फूड कैलोरीज नहीं खानी है। तो सबसे वही है कि तो मीठा हमें अलाउड करना है, अवॉइड करना है, अवॉइड करना। अवॉइड करना है मीठा। मीठा अवॉइड करना है, चिकनाई अवॉइड करनी है, फैटी फूड्स, तली हुई चीज़ें नहीं खानी है, बेकरी आइटम्स नहीं खाने हैं, दूध के आइटम्स कम खाने हैं। तो अगर आप ऐसे रखेंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा। साथ में एक्सरसाइज बड़ी इंपॉर्टेंट है। 45 मिनट से लेके 1 आवर तक अगर आप ब्रिस्क वॉक करते हैं, साथ में ये डाइट की चेंजेस रखते हैं, तो आप 20 से 30% कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कम कर लेते हैं। ओके। तो अगर इसके बावजूद भी नहीं हो रहा तो आपको मेडिसिन का सहारा चाहिए। थोड़े टाइम मेडिसिन खा लिया जाए, फिर उसके बाद कर लिया जाए। जैसे मैंने आपको कुछ आइटम्स बताए कि हाई फाइबर इंटेक जो होता है, सॉल्युबल फाइबर, नट्स हो गए या सीड्स हो गए, जितने सारे हैं, रफेज हो गया, सैलड्स हो गए, तो उससे भी हम कोलेस्ट्रॉल कम कर सकते हैं। तो डाइट एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट पार्ट है, तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है चेकअप्स, रेगुलर चेकअप्स। ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे तो आराम से कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल किया। बिल्कुल। आप ये भी बता दीजिए हमारे ऑडियंस को, डराने के पर्पज से नहीं, एक वार्निंग और अलर्ट के पर्पज से, कि अगर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लंबे टाइम तक हमने उसको इग्नोर किया है, तो और क्या क्या वर्स्ट केसेस में चीज़ें हो सकती हैं, बीमारियां हो सकती नहीं, हैं? सबसे जो खतरा होता है हाई कोलेस्ट्रॉल का, वो होता है जो आजकल हम देख रहे हैं, यंग लोग आ रहे हैं हमारे पास, वो हार्ट अटैक है। तो हमारी इमरजेंसी में अगर कोई पेशेंट आता है तो उसमें से 5 मरीज आए, उसमें से 2 मरीज जो होते हैं 40 साल के नीचे के हैं। अच्छा। तो ये मेनली जो इसमें 30% लोग होते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से। फिर स्ट्रोक इतना बढ़ गया आजकल, हाई कोलेस्ट्रॉल से आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है। तो ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, ये हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया, तो ये सारी चीज़ें मिलके जो है, इसलिए हम अब हार्ट अटैक कैपिटल बनने वाले हैं इंडिया, वर्ल्ड की। इंडिया जो है, इतने हार्ट अटैक्स बढ़ गया, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि कोलेस्ट्रॉल एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्कर है। दूसरा, जो अगर हम इंडियन पॉपुलेशन की बात करें, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी, ओबेसिटी, ये 4 चीज़ें हैं जो हमें हार्ट अटैक की तरफ या स्ट्रोक की तरफ लेके जा रही है। टांगों में ब्लॉकेजेस हो सकती हैं, जैसे मैंने बताया कि टांगों में दर्द हो रहा है आपको, तो ये 3-4 जो ऑर्गन्स हमारे, हार्ट, ब्रेन, टांगें वगैरह, इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो इन पे ध्यान रखेंगे तो हम कोलेस्ट्रॉल को पकड़ सकते हैं, उससे इलाज कर सकते हैं। बिल्कुल। और जितना जल्दी पकड़ेंगे, जितना जल्दी इलाज जितनी जल्दी आप कोलेस्ट्रॉल को ठीक करेंगे, उतना जल्दी उसको आप जो प्लाक डिपोजिशन है उसको कम कर पाएंगे। क्योंकि अगर
बहुत ज़्यादा प्लाक डिपोजिशन होता है फिर कम नहीं कर सकते आप, इनिशियल स्टेजेस में उसको रिवर्स कर सकते हैं। करेक्ट है। थैंक यू सो मच डॉक्टर, इस सेशन में आप हमारे साथ जुड़े। आई होप ऑडियंस के जितने सवाल होंगे उन सभी सवालों के जवाब देने की हमने कोशिश की इस सेशन के ज़रिए। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के ज़रिए पूछ सकते हैं। इस वीडियो को आप लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, साथ ही अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करिएगा ताकि उनके पास ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। आई होप सर आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू ऑडियंस।